परिस्थितियां हो जाती है ऐसी। और जो जो होलसेल प्राइस इंडेक्स का डेटा है, और इस देश में जो बेरोजगारी का जो डेटा कुछ दिन पहले आया था कि किस हद तक बेरोजगारी है, 45 करोड़ से ज्यादा लोग जॉब मार्केट में उम्मीद ही छोड़ चुके हैं कि उन्हें जॉब मिलेगी। क्या आपको लगता है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स का इस हालात में इस लेवल पर पहुंचना अगले 4-5 साल के लिए आप किस प्रकार की आर्थिक परिस्थितियों को फोरकास्ट करते हैं? अमृतकाल में, देखिए अभिषेक अमृतकाल के जी, दौर में। अभिषेक जी देखिए, जिस तरह इसमें 3 महत्वपूर्ण सवाल हैं। सबसे पहला सवाल ये कि जो इन्फ्लेशन का आज फिगर आया है, उसके क्या परिणाम हम लोगों को दिख सकते हैं। तो कुछ ऐसे परिणाम हैं जो अदृश्य होंगे, कुछ ऐसे परिणाम जी हैं जो दृश्य हैं। जैसे कि आप बाजार में जा रहे हैं सामान खरीदने के लिए, सामान की कीमत बढ़ी हुई है, ये आपके जेब पे बोझ है, ये दृश्य है, ये दिखता है आपको। लेकिन कुछ ऐसी चीज है जो अदृश्य है और जिसका दूरगामी परिणाम है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अगर प्रोविडेंट फंड, जिसमें एक एक तरीके से माना जाता है कि आपकी भविष्य निधि बहुत सुरक्षित है और उस पर एक अच्छा रिटर्न आपको मिलता है। आज की तारीख में प्रोविडेंट फंड के ऊपर में आपको कितना परसेंट इंटरेस्ट मिल रहा है? 7.1%, दैट इज जी मैक्सिमम। अगर आप इसको इन्फ्लेशन के कॉन्टेक्स्ट में रख करके देखें, जो एनुअल इन्फ्लेशन आपका 15% है, और मैं इस पे बाद में आऊंगा कि क्या वो 15% ही है या फिर कुछ और भी चीज है उसके अंदर में। जी अगर सिर्फ 15% को ही अगर हम लेकर के चल रहे हैं, तो प्रोविडेंट फंड के अंदर में, भविष्य निधि के अंदर में आपका पैसा रखे रखे 8% की रफ्तार से घट गया। जी ये इसके अदृश्य पहलू हैं जो हमें नहीं दिखाई देते हैं। दूसरा चीज ये कि कई बार ये भी कहा जाता है कि इन्फ्लेशन, और इसको साथ में आप जोड़ दीजिए जो आपका डॉलर की तुलना में रुपए की कीमत का गिरना, जी वो भी एक एक तौर पे एक फैक्टर को अगर हम लोग साथ में रख करके देखें, तो ये माना जाता है कि जब रुपया का डिप्रिसिएशन होता है, अवमूल्यन होता है, तो उस समय में एक्सपोर्ट बढ़ता है। लेकिन हम जिस तरह का ग्लोबल सिनेरियो आज की तारीख में देख रहे हैं, उसके अंदर में अमेरिका के अंदर में भी इन्फ्लेशन है। और इस तरीके से अगर हमारा जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन है, उससे हम कहीं ना कहीं अपने सामान को बेचने के जुगत में इन्फ्लेशन को इंपोर्ट कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ी जी समस्या है एक एक ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी के अंदर में, खुले हुए अर्थव्यवस्था के अंदर में हम इन्फ्लेशन को दूसरे देश से आयात कर रहे हैं। इसके बाद एक चीज सवाल लाजमी है कि क्या जो इन्फ्लेशन का डेटा आज की तारीख में हमारे सामने में है, क्या इन्फ्लेशन सिर्फ उतना ही है? उसका जवाब ये है कि हमें इन्फ्लेशन का जो WPI का आपने डेटा बताया, ठीक उसी जी तरीके से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी होता है, जिसको हम लोग रिटेल इन्फ्लेशन भी कहते हैं, जी जिसके द्वारा हम रिटेल इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं। दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। और दोनों के अंतर को अगर आप सामने में रख करके देखते हैं, तो कई बार आपको ये पता चल जाता है कि जिससे आम आदमी के जेब पे बोझ पड़ता है, बहुत बार वो नंबर, वो संख्या इसमें रिफ्लेक्ट नहीं होता। जैसे आलू की कीमत में अगर साल दर साल के हिसाब से आप देखें, तो 20% की रफ्तार से बढ़ोतरी हुई उन्नीस इन्फ्लेशन की। पॉइंट एट तो होलसेल प्राइस इंडेक्स में है, खुदरा में क्या होगी मत और पूछिए। 19.8 आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स के अंदर में वो दिख रहा जी है, लेकिन वो पूरी तरह से रिफ्लेक्ट नहीं होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स में। जो वेटेज आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में है फूड आइटम्स का, लगभग 45% के आसपास, वो आपका वेटेज होलसेल प्राइस इंडेक्स में होता नहीं है। होलसेल प्राइस इंडेक्स के अंदर में लगभग फूड के आइटम का 23% वेटेज ही होता है। जी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट का कुछ वेटेज होता है जो सबसे ज्यादा होता है। तो इस तरीके से अगर आप देखने की कोशिश करते हैं, तो जो नंबर आपके सामने में है, वो बहुत हद तक आम आदमी के जेब पे पड़ने वाले बोझ का अपने आप में कम करके वो उसको दिखाता है। और जी इसलिए जो समस्या जो है वो बहुत ज्यादा विकट है। अब तीसरा पक्ष ये है इस सवाल के अंदर में, जो आपने कही कि आखिर हो क्यों रहा है ऐसा, और उसका सबसे बड़ा कारण लोग आमतौर पे ये कह रहे हैं कि जो ग्लोबल सिचुएशन है उसके अंदर में यूक्रेन और US के बीच का जो वॉर है, वो एक कारण है इसका। बिल्कुल सही बात कि ग्लोबल कन्फ्लिक्ट इसका कारण है। लेकिन क्या सच में ग्लोबल कन्फ्लिक्ट है इसका कारण? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी कुछ ही दिन पहले ये कहा कि इसमें सिर्फ 60% के लिए रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल जी सिनेरियो है। लेकिन सिर्फ 60% अगर ग्लोबल सिनेरियो है, अगर हम उसको भी मानते हैं, तो बाकी के 40% का मैनेजमेंट की जिम्मेदारी कौन लेगा? वो हमें तो डोमेस्टिक इकोनॉमी के तौर पे लेना पड़ेगा। और जब आप ये हर बार कहते हैं, लगातार हम लोग कहते हैं और सुनते रहते हैं कि जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है तो ग्लोबल सिचुएशन ऐसा है इसलिए इन्फ्लेशन बढ़ा, हर
एक बार आप कहते हैं ग्लोबल सिचुएशन रिस्पॉन्सिबल है, तो आप अपनी आर्थिक नीति को लगातार उस दिशा में क्यों लेकर के जा रहे हैं, जब आपको मालूम है कि आप ग्लोबल फ्लक्चुएशन को इंपोर्ट कर रहे हैं? आप जी क्यों नहीं इस बात को समझते हैं नीतिगत तौर पे? आप पिछली सरकारों को क्रिटिसाइज कर रहे थे और बिल्कुल सही कर रहे थे क्रिटिसाइज करते हुए कि ग्लोबलाइजेशन की जिस पॉलिसी के अंधाधुंध पॉलिसी में हम लोग चले जा रहे हैं, उसमें हमने अपने इकोनॉमी के अंदर में क्या किया, क्या उसका परिणाम हुआ? तो जब आपको समस्या पता है, जब आपको ग्लोबलाइजेशन का एक समस्या का पक्ष दिखता है, तो आप उस जी तरह के नीतिगत परिवर्तन क्यों नहीं करते हैं? दूसरी बात, और जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और आपके एम्प्लॉयमेंट वाली बात से जुड़ी हुई है, वो ये कि एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन आपने देखा, एम्प्लॉयमेंट हमारा बढ़ नहीं रहा है। बढ़ क्या रहा है? एम्प्लॉयमेंट घट रहा है। जो वेज का शेयर है वो घट रहा है। जब भी इकोनॉमिक्स के अंदर में दो तरीके के आयाम होते हैं इन्फ्लेशन को लेकर के मुख्य तौर पे, एक होता है जब आपका प्रॉफिट कंपोनेंट बढ़ता है किसी भी कीमत के अंदर, जी और दूसरा होता है जब वेज का कंपोनेंट बढ़ता है किसी भी कीमत के अंदर। आप भी और डॉक्टर सुनीलम बहुत जानकार हैं इस विषय के, वो बता सकते हैं कि पिछले कुछ सालों में आपने देखा है कि वेज में इंक्रीमेंट आपको दिखाई दिया है क्या? मेहनताना जो मिलता है मजदूरों को उसमें इंक्रीमेंट आपको दिखा है? जब नहीं। मजदूरों के वेज में अभी चर्चा इंक्रीमेंट, कर रहे थे डॉक्टर सुनीला, तो तो नरेगा की चर्चा कर रहे थे कि 170 पे नरेगा की सीमित है। नरेगा का आप एग्जांपल ले लीजिए, उसमें मांग हो रही है कि वेज इतना ज्यादा कम हो गया कि रियल टर्म्स में लोगों को वेज कम मिल रहा है। तो जी अगर इस स्थिति के अंदर में जिस कंपोनेंट की वजह से इन्फ्लेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसके कंधे पे सबसे ज्यादा है, वो है हमारे इकोनॉमी के अंदर का प्रॉफिट का कंपोनेंट। और हम देखते जी हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, मुझे डर लगता है नाम लेने में, और मैं थोड़ा सा साधारण इंसान हूं इसलिए नाम नहीं लेता हूं, लेकिन आपने देखा है कि कोई एक उद्योगपति है जो किसी पावरफुल इंसान के मित्र भी हैं, उनकी संपत्ति में लगातार इजाफा होता जा रहा है, उनकी आमदनी में इजाफा हो रहा है, उनकी प्रॉफिट में इजाफा हो रहा है, उनकी संपत्ति में इजाफा हो रहा है। तो आखिर इस इन्फ्लेशन के लिए जो एक टर्म बना हुआ इकोनॉमिक्स में, उसको कहते हैं प्रॉफिट लेड इन्फ्लेशन। और प्रॉफिट लेड इन्फ्लेशन अपने आप में बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है। वो इसलिए है क्योंकि इन्फ्लेशन आपको रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम करता है, वो फिर से बंटवारा करता है इनकम का। और रियल इनकम जहां एक तरफ मजदूरों की घट रही है, वहीं रियल इनकम जो प्रॉफिट कमाने वाले सेक्शन है इस सोसाइटी के अंदर में, जो चुनिंदा लोग हैं, कुछ ही लोग हैं, उनकी आमदनी में बढ़ोतरी हो रही है। तो हम एक जी तरीके से एक पोलराइज्ड इकोनॉमी के अंदर में इंटर किए जा रहे हैं लगातार, जहां पे एक तरफ गरीबी में लोगों का नंबर जो है वो इजाफा हो रहा है और संपत्ति का इजाफा कुछ लोगों के पास में हो रहा है। नहीं, इसमें आप एक चीज बताइए संक्षेप में मनीष जी, कि क्या अमृत काल जो शुरू हुआ है अब 2047 तक के लिए, इस अमृत काल के पहले 5 वर्षों में मौजूदा आर्थिक हालात का कोई हल आपको दिखाई देता है, कोई उम्मीद दिखती है? क्योंकि इसी उम्मीद पर इस देश के 94 करोड़ लोग, जिनको कहा जा रहा है कि लोग जॉब मार्केट में है, उनका भविष्य टिका हुआ है। मिडिल क्लास, देखिए, लोअर मिडिल क्लास, बीपीएल एपीएल का भविष्य टिका हुआ है। मैं एक बहुत ही लेमैन तरीके से एक चीज बोलना चाहता हूं, मैं बहुत ही साधारण जानकारी रखने वाला हूं। इस पूरे कुछ कालखंड में, पिछले कुछ सालों में हम लोगों ने ये चीज देखा है, अमृत काल, फिर उसके बाद अलग अलग तरीके के जो टर्म्स हैं, बहुत ही ग्लोरीफाइड तरीके से टर्म्स हैं, उसको क्वाइन कर दिया जाता है और सब लोग उसके पीछे में चले जाते हैं। सबसे पहले तो अमृत और विष में मैं मानता नहीं हूं। मेरे हिसाब से आपको सांसारिक तरीके से देखने की जरूरत है। अमृत नाम का कुछ होता नहीं है और विष नाम का कुछ होता नहीं है। अमृत और विष आप घोल रहे हैं समाज के अंदर में, और उसकी उसकी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये कि आप एक चीज को विजुअलाइज करने के पीछे में चले जा रहे हैं, लेकिन आप लोगों को वो चीज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात मैं अक्सर कहता हूँ और आपके प्रोग्राम में भी कई बार मैंने कहा है कि आप लोगों को चांद दिखाते हैं, चांद का स्वाद बताते हैं कि चांद मीठा है कि नमकीन है, लेकिन हम लोगों को चांद से क्या मतलब है? हमारे घर में जो चीनी है, नमक है, हमको उससे मतलब है, हमको उसके साथ स्वाद से मतलब है। आपने इन्फ्लेशन के द्वारा उसके जो मात्रा है उसमें आपने कमी कर दी। उसके बाद आप हमें कहते हैं अमृतकाल। अमृतकाल, और इस कालखंड में मैं नहीं जाना चाहता हूं कि कौन सा कालखंड अभी चल रहा है, लेकिन जो भी कालखंड अभी चल रहा है उसमें बहुत सारी चीजों को सुधार करने की जरूरत है। और इसीलिए आपको इस तरह के जो इमेजिनरी वर्ड्स हैं उससे बाहर निकल के वास्तविकता के धरातल पे आने की जरूरत है। और जिस दिन आप वास्तविकता के धरातल पे आ जाएंगे, उस दिन वास्तविकता के साथ में आप डील करने की कोशिश करेंगे, तब आपको दिखाई देगा कि 15% का इन्फ्लेशन आपने एक ऐसे जगह पे पहुंचा दिया जिसमें कि पॉलिसी मेकर्स जो इस देश के हैं उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
उनकी जिम्मेदारी बनती है। और इसीलिए अगर आपके दिमाग में भी अगर कोई अमृत काल है तो आप उसके पास में कहीं पे भी नहीं है आज की तारीख में, और आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। निश्चित तौर पर जो आर्थिक खाका आपने खींचा, सुनीलम जी संक्षेप में। नहीं, बस मैं कुछ नहीं, मैं तो आपसे प्रोफेसर साहब से ये जानना चाह रहा हूँ कि जो बात आपने कही थी कि कि आप जब ग्लोबलाइजेशन के अंदर आप जानते हैं कि इस तरीके से हो रहा है कि 60% असर आ रहा है, तो आप अपनी जो है इकोनॉमी को इंसुलेट करने के लिए क्या क्या काम कर सकते थे, ये एक बात। दूसरी बात ये कि आपका पूरा अभी भी जो है क्रूड ऑयल मतलब जो वैसा ईंधन और आपका खाने का तेल, ये दोनों के ऊपर ही जब आपकी पूरी डिपेंडेंस है, तो इसको आपने अगर आत्मनिर्भरता की बात अगर की होती, जो अलग अलग सेक्टर्स हैं जो एनर्जी के, अगर उसको डेवलप करने का काम किया होता, तो क्या ये दो तरीके ऐसे थे जिससे कि इन्फ्लेशन के ऊपर कोई रोक लग सकती थी? ये मेरा प्रश्न है और ये मेरी टिप्पणी भी है। मेरे को लगता है कि लग सकती थी, लेकिन आप मैं बस पेट्रोल वाली चीज पे आपका ध्यान चाहूंगा सुनीलम जी। बेसिकली ये बात बिल्कुल सही है कि एडिबल ऑयल और उसके लिए हम लोग इंपोर्ट डिपेंडेंट है, लेकिन हमारे देश के अंदर में आप 1960 से लेकर के अभी तक में जितने भी प्राइसिंग पॉलिसी हुए हैं पेट्रोलियम सेक्टर के, उसका रिव्यू मैंने किया। लगभग आपके पास में जिस तरह की स्थिति आज की तारीख में है, उस स्थिति को डील करने के लिए भी कुछ फॉर्मूले हैं। प्राइस की स्टेबिलिटी को लेकर के खासकर हमारे पास फॉर्मूला है, लेकिन हम लोग इतने ज्यादा खासकर पिछले 30 साल के अंदर में इतने ज्यादा एक ऐसे इकोनॉमिक्स को लेकर के चलने की जुगत में है जिसका अता पता और छोड़ हमारे देश के कंपैटिबल है ही नहीं। हमारे देश के अंदर में वो आर्थिक नीति लागू होने से किसी और का फायदा हो रहा है और लगातार हो रहा है, लेकिन हम लोग उसको अपने हिसाब से कैसे परिवर्तन करके उसको अपने ऊपर में लागू करें। जैसे कि मैंने आपको कहा कि प्राइस स्टेबिलिटी पेट्रोलियम सेक्टर के अंदर में लाने के लिए हमारे पास में एक एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइसिंग मैकेनिज्म था, उसको आपने डिसमेंटल किया, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, और उसके बाद भी प्रॉफिट कमा रही थी कंपनी। आपने वादा किया था कि जिस समय में डीरेगुलेट कर रहे थे तो उस समय आपने कहा था कि कंज्यूमर को कम प्राइस देना पड़ेगा। क्या ऐसा कभी हुआ? आपने कहा कि डीरेगुलेशन के बाद में पूरी तरह से प्राइस स्वतंत्र होगा। क्या ऐसा हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। आप एक लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी में एम्प्लॉयमेंट का प्रॉमिस किए। सबसे पहले आपने कुछ समय का ग्रोथ देखा, लेकिन उसके बाद आपने जॉब लेस ग्रोथ देखा, और फिर उसके बाद जॉब लॉस ग्रोथ देख रहे हैं आप, और उसके बाद तो ग्रोथ भी उसका भी भट्टा बैठ गया। तो इस तरीके से जिस रास्ते पे हम लोग जा रहे हैं उसमें वही हो रहा है जो होना है। और यही बात है कि समय रहते हमें चेतने की जरूरत है। अपने आप को जो आपने कहा एक वर्ड यूज किया, इंसुलेट करने की जरूरत है। उसके आधार पे जो अल्टरनेटिव इकोनॉमिक पॉलिसीज है उसके द्वारा सोचने की जरूरत है, लोगों को एंगेज करने की जरूरत है। और आप डिस्कार्ड नहीं कर सकते हैं कि कुछ चीजें आउटडेटेड हो गई या फिर कुछ चीजें ऐसी है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व है, इसीलिए वो आज भी रेलिवेंट है। अगर कोई बात करता है कि आप एम्प्लॉयमेंट बढ़ाते हैं, वेज बढ़ाते हैं, तो इकोनॉमी में ग्रोथ भी होता है, स्टेबिलिटी भी होती है प्राइस की, तो वो कोई एलियन नहीं है, वो बिल्कुल धरातल पे रख करके बात करता है। अभिषेक जी, अगर एक मिनट का समय हो तो मैं एक और केवल एक टिप्पणी लेना चाहता हूँ मनोज से, कि इस समय कोई वाद जो है नहीं चल रहा, केवल एक बाजारवाद चल रहा है इस समय। और बाजारवाद जो है वो प्रॉफिट के ऊपर आधारित होता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट जिससे होता है बाजार उस दिशा में चलता है। तो आपको क्या लगता है कि ये बाजारवाद भी जो है एक फिलॉसफी के तौर पर, एक पॉलिसी के तौर पर, ये भी रिस्पॉन्सिबल है आज की स्थिति में पहुंचाने के लिए? बिल्कुल। कंज्यूमरिज्म, जब मैंने ये कहा कि प्रॉफिट लेड इन्फ्लेशन है, तो उसमें बहुत हद तक ये भी बात है कि ये कंज्यूमरिज्म को बढ़ावा देना और कंज्यूमरिज्म उपभोक्ता बात पे आश्रित जो इकोनॉमी हमारा है उसमें प्रॉफिट लेड इन्फ्लेशन ही होता है, और वही हम लोग आज की तारीख में देख रहे हैं। इसीलिए बहुत जरूरत है कि इस तरह की क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली ले पॉलिसी मेकर्स, सरकार, और उसके बाद इन सभी चीजों को एंगेज करने की कोशिश करें। हम सभी लोग इस देश का भला चाहते हैं, हम सभी लोग अपने देश के बारे में सोचते हैं, और हम सभी लोग देशभक्त हैं। इसलिए इसको डिस्कार्ड ना करें और इन सभी चीजों को। अच्छा हुआ आपने ये स्पष्ट कर दिया कि हम लोग देश के भलाई में ये डिबेट कर रहे हैं। नहीं, ये डिस्क्लेमर देना पड़ता है। आज की डिबेट के सुनीलम जी, आज की डिबेट के आखिरी हिस्से को देख करके मैं एक चीज दावे के साथ कर सकता हूं कि आज के बाद एक गैंग जरूर सक्रिय होगा जो इस देश में अर्थशास्त्रियों के एक सेक्शन को भी टुकड़े टुकड़े गैंग में शुमार करेगा, और मनीष जी ने उसका रास्ता खोला है। और आज की तारीख में मुझे लगता है कि टुकड़े टुकड़े गैंग में शुमार होना दरअसल एक तरह की पीएचडी की तरह उपाधि है, जो शायद देशभक्ति का प्रमाण पत्र भी देती है।
लेकिन सवाल यहाँ उसका नहीं है। उस डायरेक्शन में जाने से बचना चाहूंगा। मैं यही कह रहा हूँ कि चीजों को पॉजिटिवली लेने की जरूरत है, एक क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव तरीके से लेना जरूरत। हमेशा निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी चबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। ये बहुत बहुत जरूरी है सरकार को समझना।